हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के मॉड्यूल सी का यूनिट 22 का एमसीक्यू। तो चलिए क्वेश्चन वन से शुरू करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन वन है, ह्यूमन बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। इट इज रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमारा ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है ये है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है जो वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन वन के लिए हमारा जो सुटेबल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी 1 2 3 ओनली। Second question है, the behavior of an individual is influenced by several factors. These factors can be grouped under the following heads: environmental factors, personal factors, organizational factors, psychological factors. तो फ्रेंड्स हमने जब चैप्टर करते वक्त ये देखा था कि ये चारों ही जो फैक्टर है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए 1 to 4 ऑल। देखिए बुक में हमने देखा था इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल फैक्टर में एज, सेक्स, एजुकेशन, एबिलिटीज, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, लीडरशिप, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, और साइकोलॉजिकल फैक्टर में पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, लर्निंग, ये सारे जो है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following factors falls in environmental factors so far the influence on behavior of an individual is concerned? Environmental factors में क्या क्या फैक्टर आते हैं फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो आवर करेक्ट आंसर इज कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसमें आएगा पर्सनल फैक्टर। और पर्सनल पॉलिसीज, रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम जो है वो किस में आएगा? ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो है उसमें फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, लीडरशिप, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, और लास्ट जो है वैल्यू, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, ये है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर, ये तो हमने देख लिया फ्रेंड्स। पर्सनल फैक्टर्स में क्या आएगा? एज, सेक्स एंड एजुकेशन, ये पर्सनल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो यहाँ पे पर्सनल पॉलिसीज, रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन सिस्टम जो है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है। जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में वैल्यू, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, किसी भी पर्सन की क्या वैल्यूज हैं, उसके क्या परसेप्शन है, उसके क्या एटीट्यूड है। तो ये जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी विच गेट्स अटेंशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेडिकल रिसर्चर्स इज द टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियरल प्रोफाइल्स। अ पर्सन एग्जिबिटिंग टाइप ए बिहेवियर इज जनरली। तो फ्रेंड्स जो टाइप ए टाइप बी बिहेवियर हमने चैप्टर करते वक्त देखा था, तो उसमें हमने टाइप ए और टाइप बी का बिहेवियर देखा था। वो कैसा था? ये देखिए टाइप ए और टाइप बी का यहाँ पे दे रहा है। तो टाइप ए बिहेवियर इज जनरली रेस्टलेस, इम्पेशेंस विद अ डिजायर फॉर क्विक अचीवमेंट एंड परफेक्शनिज्म। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा दैट इज रेस्टलेस एंड मल्टीटास्कर, इम्पेशेंट, डिजायर फॉर क्विक अचीवमेंट, डिजायर परफेक्शनिज्म। तो ये तीनों ही जो है वो टाइप ए बिहेवियर को डिनोट करता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। अब यहाँ पे टाइप बी का बिहेवियर पूछ रहा है। टाइप बी का बिहेवियर क्या था फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे है टाइप बी पर्सनालिटी, पीपल आर मच मोर इजी गोइंग, रिलैक्स्ड अबाउट टाइम प्रेशर, लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर। तो यहाँ पे भी देखिए इजी गोइंग, रिलैक्स्ड अबाउट टाइम प्रेशर, लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर डी इज द सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The cabin of a bank branch manager gives an untidy look and messy appearance. His table is full of papers. He is exhibiting, अब ये किस टाइप का बिहेवियर है? टाइप ए बिहेवियर है या टाइप बी बिहेवियर है? एक ब्रांच मैनेजर का जो कमरा है वो बहुत ही अनटाइडी है और पूरा मेसी अपीयरेंस है उसका, और उसके टेबल पे सिर्फ पेपर ही पेपर हैं। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया है
Type A manager's cabin is untidy, gives a messy appearance, and further his table is full of papers. So our answer is option A, type A behavior. Next है, a bank manager is methodical in daily work. He has full control and never complains about lack of time, even when he is under pressure. He plans his activities well. He is exhibiting. अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइप बी है, सिस्टमैटिक मेथोडिकल है, उसका फुल कंट्रोल है और उसके ऊपर कोई भी वर्क प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो अपना काम जो है वो प्लान करके करता है, जिसमें कि वो इम्पोर्टेंट मैटर जो है उसको अर्जेंटली करता है और विद इन टाइम अपने काम को डिस्पोज करता है। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन 10 का सुटेबल आंसर होगा दैट इज टाइप बी बिहेवियर, ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स इसमें हमेशा याद रखिएगा कि टाइप ए बिहेवियर जो होता है वो हमेशा निगेटिव टाइप के बिहेवियर को दर्शाता है, और टाइप बी जो है उसमें सारे जितने भी पॉजिटिव और अच्छे जो ये रहेंगे बिहेवियर, वो सारे आपको टाइप बी बिहेवियर में देखने को मिलेंगे। E.H. Erikson has identified dash development stages in explaining the personality. Friends, E.H. Erikson ने जो डेवलपमेंट स्टेजेस बताए थे जो किसी भी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो टोटल 8 तरह के होते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। और देखिए वो 8 जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। फ्रेंड्स इसके डिटेल स्टडी के लिए आप हमारा जो थ्योरी पोर्शन है उसमें आप देखिएगा, और कोई भी एमसीक्यू करने से पहले फ्रेंड्स आप थ्योरी जो हमारे वीडियोस हैं थ्योरी के, उसको आप जरूर पहले देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करिए, तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। अदरवाइज आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Psychoanalytical theory on personality is based on the unconscious, subconscious and conscious nature of personality. तो ये किसने दिया था फ्रेंड? साइको एनालिटिकल थ्योरी जो था, जिसमें हम लोग आईडी, ईगो और सुपर ईगो देखे थे, जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो ये कंसेप्ट जो था वो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन 12 का सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट। Next question है, which theory of personality believes that the traits of a person which determines his personality and behavior are basically inherent to a person. तो किसी भी पर्सन का जो ट्रेड से जो उसके अंदर बिहेवियर आता है, जो उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं उसकी क्वालिटीज उसके अंदर आती है और वो उसके पर्सनालिटी को दर्शाता है, तो इसको हम लोग फ्रेंड्स ट्रेड थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रेट ऑफ द पर्सन से डिटरमाइन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रेड थ्योरी कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय बिहेवियर सच एज डे ड्रीमिंग, forgetfulness, absenteeism, tardiness, sabotage, etc. can be analyzed by using which of the following? तो फ्रेंड्स ये जो है ये भी साइको एनालिटिकल थ्योरी का पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन 14 का जो सुटेबल आंसर होगा दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash theory of personality believes that the personality and behavior are to a great extent determined by the individual himself. फ्रेंड्स उस पर्सनालिटी का थ्योरी जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर जो है वो उसके खुद की जो है उसकी वजह से उसका बिहेवियर में उसकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको हम लोग सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ की बात हो रही है। तो इसका जो हमारा सुटेबल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। Who is closely associated with the self concept theory? फ्रेंड्स जो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी था वो कार्ल रॉबर्ट्स ने दिया था। तो क्वेश्चन 16 के लिए आवर आंसर इज कार्ल रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बिलीव दैट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मोर अ रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल्स देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल वेरिएबल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो सोशल वेरिएबल्स की वजह से डेवलप होती है, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो इसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी कहेंगे, क्योंकि ये सोशल वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा है, तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
As per psychoanalytical theory of personality, the human behavior and motivation are the outcome of psychoanalytic elements which include ID, the ego, the super ego. फ्रेंड्स ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमारा तीनों का ही आईडी, ईगो और सुपर ईगो ये साइकोएनालिटिकल थ्योरी के पार्ट है। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑन पर्सनालिटी। तो कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें देखना है। तो आईडी इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ईगो इज कॉन्शियस इन नेचर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सुपर ईगो इज द हायर लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द पर्सन, फॉल्स। नहीं फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है द रोल ऑफ ब्रेन इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस: इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी, इंटेलेक्ट। तो फ्रेंड्स हमने चैप्टर करते वक्त देखा था कि किसी भी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो ब्रेन का रोल होता है उसके दो फैक्टर होते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है वो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, ईएसबी, और दूसरा है स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी। तो आवर आंसर इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Split brain मतलब right versus left. Psychology is closely related to ESB. Which of the following is not controlled by the left side of the brain? अब इसमें फ्रेंड्स स्पीच है, इमोशन है, रीडिंग एंड राइटिंग है, सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग है। अब इसमें से लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या कंट्रोल नहीं करता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो कि राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर यानी कि राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जितने भी एनालिटिकल टाइप के जो आपके बिहेवियर या कैरेक्टर है वो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करेगा, और जितने भी आपके जो मतलब इमोशनल टाइप के जो भी बिहेवियर है वो राइट हेमिस्फीयर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इमोशनल है तो ये राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो ऑप्शन दिया है कि लेफ्ट साइड कंट्रोल नहीं करता है, दैट इज इमोशन, क्योंकि इसको राइट साइड कंट्रोल करता है। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी, इमोशन। फिर नेक्स्ट है स्प्लिट ब्रेन, राइट वर्सेस लेफ्ट, साइकोलॉजी इज क्लोज रिलेटेड टू ईएसबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब राइट साइड ऑफ द बॉडी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जितने भी इमोशनल टाइप के जो बिहेवियर होते हैं वो ये कंट्रोल करता है, और जितने भी एनालिटिकल और लॉजिकल टाइप के जो होते हैं वो राइट साइड लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए म्यूजिकल है, साइमल्टेनियस है, क्रिएटिंग है, तो ये सारे जो है ये राइट साइड कंट्रोल करता है, और ये जो लॉजिकल पार्ट है ये हमारा लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी ऑफ जॉन हॉलैंड रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी जो है जॉन हॉलैंड का वो इसमें से कौन सा है। तो जॉब लिमिटेशन रिलेटिंग टू स्किल्स, नॉलेज रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक जॉब, मैच ऑफ पर्सनालिटीज विद जॉब, ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी का मतलब ये है कि कौन सा जॉब जो है किस पर्सन को फिट बैठ रहा है। तो मैच ऑफ पर्सनालिटी विद जॉब ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी ऑफ जॉन हॉलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू रियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अब रियलिस्टिक टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को इसमें से कौन डिनोट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो रियलिस्टिक टाइप है ये हॉलैंड्स का हमारा टिपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी एंड कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशंस दिया हुआ है। तो रियलिस्टिक में क्या है, प्रेफर फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्किल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है प्रेफर फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्किल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा रियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी को डिनोट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी ऑफ जॉन हॉलैंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने ये देखा है, ये हमारा रियलिस्टिक हो गया, दूसरा इन्वेस्टिगेटिव हुआ, तीसरा सोशल हो गया, चौथा कन्वेंशनल, इंटरप्राइजिंग और आर्टिस्टिक। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन में रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल, कन्वेंशनल, इंटरप्राइजिंग और आर्टिस्टिक, ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे हॉलैंड के जॉब फिट के थ्योरी हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉन ऑफ दीज है दैट इज आवर करेक्ट आंसर।
क्योंकि ये जो 6 जो है ये सारे हमारे जॉब फिट थ्योरी हैं जॉन हॉलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी टाइप अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी ऑफ जॉन हॉलैंड डज नॉट मैच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इंटरप्राइजिंग प्रेफर्स एम्बिगुअस एंड अनसिस्टमैटिक एक्टिविटीज दैट अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ये जो है ये हमारा क्रिएटिव पार्ट का ये है कैरेक्टर है। तो ये इंटरप्राइजिंग का जो है वो कैरेक्टर नहीं है। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरप्राइजिंग प्रेफर एम्बिगुअस एंड अनसिस्टमैटिक एक्टिविटीज दैट अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। हमारा जो इंटरप्राइजेस का है दैट इज prefer verbal activities where there are opportunities to influence others and attain power। ये हमारा enterprising का कैरेक्टर है। और वहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है that prefers ambiguous and unsystematic activities that allow creative expression, ये हमारा artistic का कैरेक्टर है। तो our answer is option D is wrong answer, wrong match। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, according to personality job fit theory of John Holland, job like biologist, economist, mathematician, new report are generally preferred by person with which type of personality? Investigative, social, conventional, enterprising। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जो है बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन एंड न्यूज रिपोर्टर। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशन जो है वो किस टाइप के पर्सनालिटी के हैं? इन्वेस्टिगेटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी के हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन है इन्वेस्टिगेटिव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक्सट्रोवर्ट्स आर क्वाइट रिफ्लेक्टिव पीपल, फॉल्स। यस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इंडिविजुअल विथ लो स्टीम टेक लेस रिस्क, ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो लो स्टीम लोग होते हैं वो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट करेक्ट। ह्यूमन ब्रेन इज बिलीव टू कंटेन डिफिनिट प्लेजरेबल एंड पेनफुल एरियाज, ट्रू। जैसे ये बिल्कुल सही जो है। सक्सेसफुल पर्सन हैव हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, ये भी हमारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट नहीं है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम्स आर लार्जली डिजाइंड बाय बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर। फ्रेंड्स, जो बैंक में पहले जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो डिजाइन किए गए थे वो होमोजीनियस वर्कफोर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की जरूरत होती थी तो लोग उस टाइम पे सबसे ज्यादा वैसे ही लोगों के रिक्रूटमेंट हुए थे जिनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी थी। तो वहां पे सिर्फ एक ही तरह के लोग को रिक्रूट किया गया था। तो इसीलिए जो बैंकों में जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का जो टाइप है वो होमोजीनियस वर्कफोर्स टाइप होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द फैक्ट दैट द ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम ऑफ बैंक्स आर लार्जली डिजाइंड फॉर ए होमोजीनियस वर्कफोर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन बैंक emphasize people from sources that have historically been reliable or selecting candidates similar to those who have been successful. Decision makers have tempted to hire, promote and evaluate people in terms of the degree to which they are like their own image. The aptitude test used for mass selections is designed in such a way that it selects the candidate with similar abilities and competencies। मतलब सारा कुछ एक ही तरह का वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं और एक ही तरह के उनके जो भी लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं और डिसीजन मेकर्स में उनको हायर कर रहे हैं, और उनका जो एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी है तो वो भी एक तरह के लोगों को वो किसी भी टेस्ट के लिए या मास सिलेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं और चूज करते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब ही होता है एक जैसा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए फ्रेंड्स जो हमने देखा था, डाइवर्सिटी इंलार्जमेंट, डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी और कल्चरल ऑडिट, ये तीनों के ही ये जो है ये करेक्ट आंसर है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 3 ऑल। नेक्स्ट है, डैश इंक्रीजेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरह के एथनिक और कल्चरल बैकग्राउंड्स के अगर लोग वहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं तो ये किस चीज को इंक्रीज करता है, ये डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट को इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर के लोग जो हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम कर रहे हैं। तो आवर आंसर इज डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट अप्रोच इंक्रीजेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एक्नॉलेजेस द एग्जिस्टिंग ऑफ कल्चरल डिस्टेंस एंड अटेम्प्ट्स टू टीच इंडिविजुअल मेंबर्स अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस थ्रू ट्रेनिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है एक तरह से जो डाइवर्सिटी है उसके सेंसिटिविटी को समझने के लिए कि वहाँ पे डिस्टेंस क्यों है, अलग अलग कल्चर के अलग लोग काम कर रहे हैं और उनको अटेम्प्ट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ताकि वो मेंबर्स को अपने सिखा सके, उनको कल्चरल डिफरेंस के बारे में बता सके ताकि ये डिफरेंसेस जो है वो कम हो और ये डिस्टेंस जो है वो कम हो थ्रू ट्रेनिंग। तो इसको हम लोग डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जनरली ट्राइज टू डिटरमाइन व्हाट इज ब्लॉकिंग द प्रोग्रेस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कल्चरल ऑडिट हमने देखा था फ्रेंड्स, तो वो इसी को डिनोट करता है जो कि किसी भी नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज में की जो प्रोग्रेस है वो क्यों ब्लॉक हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको पता लगाने के लिए जिस चीज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं दैट इज कल्चरल ऑडिट। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी कल्चरल ऑडिट। What which of the following are not seen as preferred occupation for women in India? तो बैंकिंग तो वुमेन के लिए उस टाइम पे प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन देखा जाता था, टीचिंग भी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी है, लेकिन जो डिफेंस सर्विसेज है जहाँ पे कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती थी तो वहाँ पे वुमेन को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ विलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स किसी भी एम्प्लॉय के विलिंगनेस को बढ़ाना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड कर सके तो उसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। तो 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी मोटिवेशन। नेक्स्ट है द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो फ्रेंड्स मोटिवेशन जो है वो मूवियर जो हमारा लैटिन वर्ड था उससे बना था, तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लैटिन वर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी रिलेटिंग टू मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी जो है इसमें में से कौन सा है, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, हॉलैंड, विक्टर एच ब्रूम। फ्रेंड्स इसमें जो हमारा अब्राहम मैस्लो जो है उनका जो नीड हायरार्की थ्योरी था उन्होंने वो दिया था, और फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो थे उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, और विक्टर एच ब्रूम जो थे उन्होंने एक्सपेक्टेंसी मॉडल दिया था। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑन मोटिवेशन, people are primarily motivated by economic consideration and will exert more if offered opportunity to improve their economic gains। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो हमारा ऑप्शन ए है, तो इसमें ये बताया गया था कि आप किसी भी इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप किसी को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कोई भी एम्प्लॉय जो है वो काम करेगा, तो उसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन रिलेशन मॉडल्स वाज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय। तो फ्रेंड्स जो ह्यूमन रिलेशन मॉडल था वो एल्टन मायो ने दिया था। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज एल्टन मायो, क्योंकि फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो थे उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, ए मैस्लो ने नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी दिया था, और वीएच ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी मॉडल थ्योरी दिया था। तो ह्यूमन रिलेशन मॉडल किसने दिया था, एल्टन मायो ने। एज पर अब्राहम मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी द पीपल हैव नीड्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा था अब्राहम मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की में जो मोटिवेशन थ्योरी था हमारा, उसमें लोगों की जो नीड के बारे में बताया गया था वो 5 तरह के थे। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर
Maslow hierarchy of needs, the requirement of a person relating to increase in salary, safe working conditions, unionization and lobbying for protecting legislation fall under। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी बात कही जा रही है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कही जा रही है, क्योंकि सेफ वर्किंग कंडीशंस है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के अंदर आएंगी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। नेक्स्ट है एज पर अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन डज नॉट मैच। तो फूड, शेल्टर, स्लीप ये साइकोलॉजिकल नीड्स है फ्रेंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉम्पैटिबल पीयर ग्रुप प्रोफेशनल फ्रेंडशिप, फ्रेंडली सुपरविजन, यस ये सोशल नीड्स है। जॉब टाइटल, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ स्टीम नीड्स, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सेलेंसी इन जॉब टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, सिक्योरिटी नीड्स, नो फ्रेंड, सिक्योरिटी नीड्स में जो भी हमारे सिक्योरिटी और सेफ्टी रिलेटेड जो नीड्स होते हैं वो इसमें आते हैं। और ये जो एक्सेलेंसी इन जॉब टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो डी जो है दैट इज नॉट मैच्ड, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल नीड्स कैटेगरी एज पर अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। कंपैटिबल पीयर ग्रुप, ये सोशल नीड है हमारी। प्रोफेशनल फ्रेंडशिप, ये भी हमारी जो है सोशल नीड्स है। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये जो है फ्रेंड्स इस रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स ये सेल्फ एस्टीम नीड की क्वालिटी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ ए मैस्लो नीड्स। फ्रेंड्स इसमें हमने देखा था सबसे पहले जो होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल नीड होता है, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद सोशल नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स और सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी और मोटिवेशन ऑब्जर्व दैट द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन एंड रिमूविंग डिससेटिस्फाइंग कंटेंट्स फ्रॉम जॉब does not necessarily make the job satisfying। तो मोटिवेशन का कौन सा थ्योरी ये बताता है दैट द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन, कि किसी भी सेटिस्फैक्शन का अपोजिट जो है वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है। और अगर हम अपने जॉब में से किसी भी डिससेटिस्फाइंग कंटेंट को अगर रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस जॉब से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये जो था फ्रेंड्स ये टू फैक्टर थ्योरी था जो कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर हाइपोथेसिस, मोटिवेशनल फैक्टर एंड हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो टेक्निकल सुपरविजन, वर्क, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है ये मोटिवेशनल फैक्टर है, ये 6 तरह के होते हैं। तो रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड वर्क इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो हमारा ये टेक्निकल सुपरविजन है ये हमारा मोटिवेशनल फैक्टर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी is based on two factor hypothesis, motivational factor and hygiene or maintenance factor. Which of the following is not a hygiene or maintenance factor out of the following? फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए ये जो है ये हमारा हाइजीन फैक्टर है, इसमें कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन विद सबऑर्डिनेट, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपरवाइजर, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद पीयर्स एंड कलीग्स। ये जो है ये सारे हमारे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो है ये मोटिवेशनल फैक्टर है, तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। तो 48 के लिए जो हमारा सुटेबल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। फ्रेंड ये जो है दैट इज ईआरजी थ्योरी बाय क्लेटन एल्डरफर। E for existence, R for relatedness and G for growth. So correct answer is option C, ERG theory by Clayton Alderfer. Next है according to ERG theory there are dash set of need in the organization. Friends अभी हमने देखा existing, relatedness and growth तीन तरह के हमारे जो sets of needs हैं इसमें बताए गए हैं। तो our correct answer is option B,
3. According to achievement motivation theory by David C. Maxiland and his associates, there are three types of needs: need for achievement, financial need for power, need for affiliation. फ्रेंड्स, हमने चैप्टर करते वक्त देखा था कि जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है उसमें तीन तरह के नीड होते हैं. पहला होता है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा नीड फॉर पावर और तीसरा नीड फॉर एफिलिएशन. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 ओनली. The motivation theory developed by Victor H. Vroom is also known as. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था विक्टर एच व्रूम जो है उसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी थ्योरी भी कहते हैं, पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं और बैलेंस इंस्ट्रूमेंटेलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं. तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. What are three important elements of motivation theory developed by Victor H. Vroom? Expectancy, instrumentality, balance and actualization. तो फ्रेंड्स, हमने देखा था जो एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, ये तीन चीजें जो हैं वो विक्टर एच ब्रूम के मोटिवेशन थ्योरी में आती हैं. तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2, 3 ओनली. As per dash on motivation, the motivation to act develops after a person compares the input or outcome with the identical ratio in comparison to the other person. तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी जो मोटिवेशन जो है वो किसी भी पर्सन में उसके इनपुट या आउटपुट को कंपैरिजन करने के बाद दूसरे पर्सन में डेवलप होता है तो उसको हम लोग एडम्स इक्विटी थ्योरी कहते हैं. इक्विटी का मतलब ही होता है फ्रेंड्स इक्वेट करना. इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, इक्विटी का मतलब इक्वेट. तो एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन को आप इक्वेट करेंगे तो कैसे करेंगे? आप उसको कंपेयर करेंगे इनपुट के उसमें, फिर आउट उसके क्या आउटकम्स है तो उसके आइडेंटिकल रेशियो में आप उसको कंपेयर करेंगे. तो इसी को हम लोग ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर बोलेंगे, दैट इज एडम्स इक्विटी थ्योरी. According to theory of motivation, the consequences of the behavior of an individual is one situation influence that individual's behavior in a similar situation. तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं. इसमें हमने देखा था कि कोई भी पर्सन के लाइफ में अगर कोई सिचुएशन जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है तो वो अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उसको वो अपने लाइफ में दोबारा अटेम्प्ट करना चाहेगा. और अगर उसे कोई निगेटिव रिजल्ट मिला हो तो वो उसको कभी भी जो है वो लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहेगा. तो यही जो हमारा था वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी था. तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन डी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी. नेक्स्ट है जॉब इनलार्जमेंट स्टैंड्स फॉर. तो जॉब इनलार्जमेंट का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि जब एक आदमी जो है सेम लेवल पे काम कर रहा है और उसको एक साथ एक से ज्यादा जॉब्स करने को दिए जाएं तो उसको हम लोग जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं. मतलब उसका जॉब जो है वो काफी बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया, उसको एक साथ कई सारे जॉब करने पड़ रहे हैं तो उसको हम लोग जॉब इनलार्जमेंट कहेंगे. तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, assigning more and more jobs of same level to diversify the skills of a person. Dash means higher responsibility. It gives more decision making, planning and controlling powers. तो फ्रेंड्स, जॉब इनरिचमेंट मतलब किसी भी जॉब को इनरिच करना, मतलब उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है वहां पे, तो वो हमारा जॉब इनरिचमेंट है. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 57 आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन ए, जॉब इनरिचमेंट. When the employee is shift from one job to another at the same level with different functionality, it is called. तो फ्रेंड्स, ये हमने बैंक में भी काफी देखने को मिला है कि किसी भी पर्सन को एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करना जहाँ पे कि उसे डिफरेंट फंक्शन करने को मिलता है तो उसको हम लोग जॉब रोटेशन कहते हैं. तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, जॉब रोटेशन. नेक्स्ट है द टर्म पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मीन्स. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एसोसिएटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज एट एवरी स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग. जहाँ पे कि एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको एसोसिएट किया जाता है एवरी स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग में. जो ऑप्शन बी है वो आपको कहता है कि सिलेक्टेड एरियाज में आप उनको पार्टिसिपेट करते हैं और ऑप्शन सी कहता है कि सारे डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट लेती है. तो और डी है जो है ऑल दी अबव टुगेदर. तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन ए है कि एवरी स्टेज ऑफ डिसीजन में जो है वो एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव को एसोसिएट किया जाता है. तो दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. Which of the following factor contribute to the quality of work life? Adequate and fair compensation, a safe and healthy environment, jobs aimed at developing and using employees' skills and abilities,
an environment in which employees develop self esteem and sense of identity। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है ये चारों ही फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 4 ऑल। यहाँ पे आपको एडिक्वेट एंड फेयर कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपको सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। जो जॉब होगी उसका एम क्या होगा कि वो किसी भी इम्प्लॉय के स्किल और एबिलिटीज को डेवलप करे और एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कि इम्प्लॉय जो है उनका सेल्फ स्टीम और सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 4 ऑल। A set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit is called। तो फ्रेंड्स जो सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न होता है किसी भी पर्सन को जब वो एक पोजीशन पे काम कर रहा हो तो उसको अलॉट किया जाता है, तो उसको हम लोग रोल कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोल एंड पोजीशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखना है कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। तो रोल एंड पोजीशन एट डिफरेंट थिंग्स, यस रोल एंड पोजीशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रोल इज ए पोजीशन वन ऑक्यूपाइज इन ए सोशल सिस्टम, ये भी करेक्ट है। रोल इज अ पोजीशन वन ऑक्यूपाइज इन ए सोशल सिस्टम। पोजीशन इज ए रिलेशनल एंड पावर रिलेटेड कंसेप्ट एंड रोल इज एन ऑब्लिगेशन कॉन्सेप्ट, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। A senior clerk in a bank has been promoted as an officer and given a new role, but he is not able to take charge of this new role effectively, unable to perform effectively. He is experiencing which of the following? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीनियर क्लर्क जो है बैंक में प्रमोशन लेके वो ऑफिसर बन रहा है और चार्ज लेता है, लेकिन वो अपने नए रोल में इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे वो किस तरीके का जो है वो रोल एक्सपीरियंस करता है? तो यहाँ पे फ्रेंड वो जो है रोल स्टैग्नेशन को एक्सपीरियंस करता है। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन सी रोल स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है एन ऑफिसर हैज बीन प्रोमोटेड एज मैनेजर बट नाउ ही इज नॉट फाइंडिंग मच टाइम टू अटेंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हु प्लेस टाइम डिमांड्स ऑन हिम। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पे है जो एक पर्सन को दो रोल एट अ टाइम प्ले करना पड़ रहा है, लेकिन वो कोई एक जो रोल है वो उसका ठीक से प्ले नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग इंटर रोल कंफ्लिक्ट करते हैं, मतलब दो रोल के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है दैट इज सुटेबल आंसर इंटर रोल कंफ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द रोल सेट कंफ्लिक्ट टेक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? रोल एम्बिग्विटी, रोल एक्सपेक्टेशन कंफ्लिक्ट, रोल ओवरलोड, रोल इरोजन, रोल आइसोलेशन। तो फ्रेंड्स जो रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट्स है इसमें ये पांचों ही आते हैं। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 5 ऑल। A new department of monitoring has been created by a bank, which is to be headed by a chief manager. An existing chief manager has been made in charge of this department, but he does not have enough experience in this area. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स एक जो मैनेजर है उसको किसी ऐसे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जा रहा है जहाँ पे कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस एरिया का, तो इसको हम लोग रोल एम्बिग्यूटी करते हैं। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रोल एम्बिग्यूटी। An officer is expected to play a different role for the boss, a separate role for a subordinate, and another role for the customers of the bank. तो such situation is called। अब यहाँ पे फ्रेंड्स उसको बॉस के लिए एक अलग रोल प्ले करना है, उसके सबॉर्डिनेट जो है उससे अलग सेपरेट रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके जो कस्टमर हैं वो भी एक अलग रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सुटेबल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sometimes a role occupant finds that there are too many expectations in his new role। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हमारे रोल से जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे रोल ओवरलोड। मतलब एक पर्सन के ऊपर काफी सारे रोल के जो है वो एक्सपेक्टेशन आ गए, तो उसको हम लोग रोल ओवरलोड कहेंगे। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 68 आवर आंसर इज ऑप्शन बी रोल ओवरलोड। Next question है when a person finds that certain functions which he would like to perform are being done by some other person having a different role, it is called।
अब एक पर्सन को लगता है कि उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है जो कि उसके जो उसका जो फंक्शन है उसको वो प्ले कर रहा है, तो कहीं उसका जो रोल है वो कम ना हो जाए। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग रोल इरोजन कहते हैं। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन सी, रोल इरोजन। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यू का जो हमारा वीडियो है वो यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।